तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है अपोथेकेटिक प्रिंस का एक और एपिसोड। मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था, तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। अभी भी मैं काढ़ा पी रहा हूँ और काढ़ा पीते हुए रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ठीक से रिकॉर्डिंग हो पाए। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था, जो ये प्रिंसेस है ये एंड्रू के पास में आ चुकी होती है, लेकिन इसको बताया जाता है उसकी एंड्रू से शादी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आके सब कुछ क्लियर हो चुका है। एंड्रू यहाँ पर इसको शादी करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसका इलाज करने वाला है। शुरुआत में दिक्कत होती है कि किस तरीके से इस लड़की को अपने हॉस्पिटल के अंदर लेके आएंगे, लेकिन ये दिक्कत अपने आप ही सोल्व हो जाती है। अपने चुल के चलते ये अपने आप हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और एंड्रू ने इस सब कुछ समझा दिया है कि इसको किस तरीके से किडनी स्टोन की बीमारी हो चुकी है, जो कि कुछ टाइम के अंदर इसे खत्म कर देगी। लेकिन एंड्रू के पास में इसका इलाज है, वो जरूर से इसको ठीक कर देगा और जैसे ये ठीक होगी तुरंत यहाँ जा सकती है। लड़की तुरंत मान जाती है, उसकी जान बच जाएगी, उसकी इच्छा पूरी होगी, उसको यहाँ जाने का मौका मिलेगा। इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए, वो तुरंत इलाज के लिए मान चुकी है। अब एंड्रू उसको प्रोसेस बताता है। असल में इस प्रोसेस के अंदर उसको खुद के पेट के ऊपर खुद ही मुक्के मारना है, और ये मुक्के भी कोई आम मुक्के नहीं है। इन मुक्के के अंदर बहुत सारी माना पावर होने वाली है, जिसको अपने पेट के अंदर रिलीज करेगी। अगर इस तरह के मुक्के को सही तरीके से किसी बीस्ट के ऊपर मार दिया जाए तो उसका पूरी बॉडी फट सकती है। लेकिन यहाँ पर एंड्रू ने खुद से कह दिया है इस तरह काम करो ताकि तुम्हारा इलाज हो पाए। यहाँ पर इलाज हो रहा है या फिर उसको पेट फाड़ने की तैयारी, वो घबरा जाती है कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन एंड्रू उसको वादा करता है कि उसको किसी भी तरह से कोई चोट नहीं पहुंचने वाली। तो बाद में वो बात को मान जाती है, क्योंकि एंड्रू उसका डॉक्टर है, उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। वो तुरंत ही अपने हाथ के अंदर एनर्जी इकट्ठा करती है और पहले एनर्जी को सामने तरफ रिलीज करती है। वो दिखाती है उसके मुक्के में कितनी पावर है, और फिर उसके बाद दूसरा मुक्का अपने पेट में मारती है। अभी इस समय उसको डर होता है, इंपैक्ट बहुत खतरनाक होने वाला है, उसका पेट फट जाएगा। लेकिन चीजें एकदम अलग हुई है। एंड्रू पीछे की तरफ से उसको टच किए होता है, वो सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है। तो यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, उस लड़की ने अपने खुद के पेट का मुक्का मारा, माना एनर्जी उसके पेट के अंदर गई, किडनी स्टोन के ऊपर इफेक्ट डाला। लेकिन इससे पहले कि पूरी बॉडी पे इफेक्ट डाल पाती, एंड्रू ने उस पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। इससे लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। और अब इसके बाद में इस प्रोसेस को लगातार रिपीट किया जाता है। कई सारे मुक्के वो लगातार अपने पेट को मारती जाती है और एंड्रू हर एक मुक्के को अपनी बॉडी अब्सॉर्ब करते जाता है। काफी देर के बाद जब ये प्रोसेस खत्म होती है, एंड्रू उसको रोक देता है कि आज के लिए तक काफी रहेगा। वो लड़की उस स्किन की तरफ देखती है जो कि उस बीस्ट ने दिखाई थी। इस बीस्ट की स्किन पर दिखाई दे रहा होता है जितने भी वो किडनी स्टोन थे, उनमें से कई सारे एकदम चूरा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ किडनी स्टोन है जो कि उस जगह मौजूद है। अभी इलाज पूरी तरह से हुआ नहीं है। और इसके जवाब में एंड्रू बोल देता है कि आज के लिए तक काफी है, बाकी किसी और दिन करेंगे। लेकिन प्रिंसेस को थोड़ी जल्दी होती है, शायद उसको अपने घर थोड़ा जल्दी जाना है। वो तुरंत सवाल करने लगती है, कल क्यों करेंगे, किसी और दिन क्यों करेंगे, आज ही खत्म करते हैं, जल्दी से इस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, मैं और मुक्के अपने पेट में मार सकती हूँ। और ये कहते हैं जब वो एंड्रू की तरफ दिखती है, एंड्रू का बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो एकदम सूख चुका है। जितनी भी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर थी वो सारी यूज हो चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, इतने खतरनाक मुक्के को जो कि ये लड़की भी संभाल नहीं सकती थी, उन सभी को एंड्रू अब्सॉर्ब कर रहा था। अब्सॉर्ब करने के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। वो सब कुछ बिल्कुल ऐसा है जिससे मुक्के उस लड़की के ऊपर नहीं बल्कि एंड्रू की बॉडी के ऊपर पड़े। इस समय प्रिंसेस को भी एहसास हो रहा होता है कि एंड्रू बहुत ज्यादा कष्ट में है। वो तुरंत उसको संभाल लेती है, उसको गिरने से बचाती है और उसे सवाल करने लगती है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो इतना सब कुछ उसके लिए क्यों कर रहा है, बल्कि वो तो प्रिंसेस को जानता भी नहीं है। तो एक प्रिंसेस जिसको वो जानता भी नहीं, उसके दुश्मन देश से वो बिलोंग करती है, फिर भी उसके बचाने के लिए इतना सब कुछ करना, ये सब कुछ क्यों। और इसके जवाब में एंड्रू केवल एक बात बोलता है कि वो एक डॉक्टर है, उसका काम है हर किसी को बचाना जिसको उसकी मदद की जरूरत है। और ये कहते वहां जाने लगता है, एकदम सीरियस हो चुका है। लेकिन जैसे अपना पहला कदम बढ़ाता है, तुरंत ही मुक्केबल जमीन पर गिर जाता है। लड़की घबरा जाती है कि ये क्या हुआ, डॉक्टर ही मर गया। लेकिन इस समय एंड्रू कुछ हुआ नहीं है, उसको बड़े आराम से एक बिस्तर पर ले जाया जा चुका है। अभी इस समय तक कुछ घंटे बीत चुके हैं, एंड्रू को होश नहीं आया है। इस समय बेरू और प्रिंसेस दोनों जगह मौजूद होते हैं और कुछ कमाल के जगह पर होने वाला है। बेरू का व्यवहार तो पता ही है, वो बातें करने में अच्छा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है और एंड्रू का बहुत बड़ा फैन है। और अभी इस समय वो अपन से एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर के सामने बैठा हुआ है, मतलब प्रिंसेस, जो कि एंड्रू को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करती है। इसका मतलब इस जगह पर कुछ जरूर से कमाल का होने वाला है। वैसे एक बात है, ये जो प्रिंसेस है ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि बेरू एंड्रू का पर्सनल डॉक्टर है, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल भी चिंता में नहीं दिख रहा। इसी वजह से उसे सवाल करने लगती है कि तुम बिल्कुल परेशान कैसे नहीं हो, तुम्हारे पेशेंट की हालत इतना खराब है, इसके बावजूद भी। इसे बेरू बताने लगता है असल में उन्होंने पहले मुझे बता दिया था कि जब वो आपका इलाज कर रहे होंगे उनके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है, वो बेहोश हो सकते हैं और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ टाइम में होश आ जाएगा, ये सब कुछ एकदम नॉर्मल है। इस समय एंड्रीलिना के ऊपर इन बातों का काफी खतरनाक इफेक्ट होता है। उसके दिमाग में एक बात चलने लगती है, ये जो सामने की तरफ बंदा है ये कितना कमाल का है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभाना जानता है, ये खुद मरने वाला है, इसको पता था मेरे इलाज करने के चक्कर में इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसके बावजूद भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, काफी कमाल का बनता है।
और ये सारी चीजें उसके दिमाग के अंदर एंड्रू को लेकर कुछ फीलिंग्स को लेकर आती है। मतलब कुछ कमाल हो चुका है। वो तुरंत ही एंड्रू के हाथों पकड़ लेती है। इस समय एंड्रू बेहोश है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, उसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ को पकड़ती है तुरंत ही एंड्रू का दिमाग जैसे एक्टिव हो जाता है। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्मेल जाती है। लड़की ने हाथ पकड़ा है, तुरंत ही फील हो जाता है बंदा बेहोश है, फिर भी लड़की को फील कर पा रहा है। वैसे इस समय एंड्रू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके जितने बॉडी पार्ट है वो सबके से पूरी एक्टिव होते हैं और वो सब कुछ सब देख रहे होते हैं कि किस तरीके से एक लड़की उनके होस्ट को टच कर रही है। वो एंड्रू को इस बारे में बता रहे होते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लड़की तुम्हें टच कर रही है, तुम्हारी शादी होने वाली है, ये लड़की तुम्हारे लिए फीलिंग्स लेके आ चुकी है, ये लड़की बहुत कमाल की है। इस समय एंड्रू को कुछ स्किन विंडो भी चोरी होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक लड़की के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ चुकी है, वो तुम्हारे तरफ अटैच हो चुकी है और इसके साथ में उसको कुछ आर पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये सब कुछ बेकार की बात है, फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। एंड्रू बहुत ज्यादा खुश हो चुका है और इस समय बेरू वो ये सब कुछ देख रहा होता है। उसको मन में लगने लगता है जो झूठ इन्होंने बोला था वो शायद सच होने वाला है। और अब इसके बाद में वो होता है जो कि होना चाहिए था, मतलब एंड्रू की फर्स्ट डेट। फाइनली जब उसको होश आता है सामने की तरफ एंड्रीलिना होती है। मतलब कुछ घंटों बाद में जब एंड्रू पूरी तरह से अपने कामों से फ्री हो चुका है वो एंड्रीलिना से मिलने के लिए आता है। एक टेबल पे आके बैठ जाता है और एंड्रू का पहला सवाल होता है, जब मैं बेहोश हो रहा था तब मैं तुमसे क्या कह रहा था, क्या तुम्हें कुछ याद है? और एंड्रीलिना तुरंत इसका फायदा उठाती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुमने कितनी एम्बेरसमेंट वाली बातें की थी मुझसे, बहुत ही गलत बात थी वो सब, तुम्हें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। एंड्रू घबरा जाता है कि उसने क्या सब कुछ बोल दिया। उस समय बहुत ज्यादा थका हुआ था, उसको खुद को नहीं याद उसने क्या बोला। और वैसे भी उसके तो बहुत सारे राज है, अगर गलती से कोई गलत रस खुल जाता है तो उसकी बैंड बजा पूरी तरह है। जहाँ पर इस समय एंड्रीलिना पूरा फायदा उठाते हुए बोलने लगती है, तुमने मुझसे कहा था कि जब मेरा इलाज पूरी तरह से हो जाएगा उसके बाद में मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी। और इसकी समय एंड्रूस को रोक देता है, नहीं नहीं इसका कुछ मत बोलना, ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें मुझसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इलाज करने के तुरंत बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। इसी समय एंड्रीलिना हंसना शुरू कर देती है। वो एंड्रू को बता रही होती है कि वो केवल उसको परेशान कर रही है और फिर इसके बाद वो उसको कुछ चीजें रिवील करती है कि उसको एंड्रू के पूरा भरोसा है, उसको यकीन है एंड्रू ने जो कुछ भी कहा है वो जरूर से अपनी बातों पर टिका रहेगा और पूरी तरीके से एंड्रीलिना का इलाज करने की कोशिश करेगा। और एंड्रू के इलाज के बाद में जरूर से उसकी मौत नहीं होने वाली है, वो अपने इलाज के बाद में अच्छी तरीके से अपने घर लौट जाएगी। उसको बहुत खुशी है कि एंड्रू उसका इलाज कर रहा है और उसको पूरा भरोसा भी है कि एंड्रू ठीक तरीके से उसका इलाज करेगा। वैसे इस समय प्रिंसेस के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है, वो हल्की शर्माई भी है, मतलब उसकी बातों के बहुत सारे मीनिंग है, उसकी बातों के बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं और हर रास्ता एक अलग सक्सेस की तरफ जा रहा है। बस इस समय इस जगह पर केवल एंड्रयू है जो कि एकदम घबराया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है इस जगह पर हो क्या रहा है। उसके सामने की तरफ एक लड़की बैठी हुई है और वो लड़की उससे बात करने की कोशिश कर रही है, इतनी अच्छी तरह से बात कर रही है, ये सब कुछ उसने कभी भी फेस नहीं किया, उसको नहीं पता किस तरह के रिएक्शन अपने चेहरे के ऊपर लेके आना है। और अब इसी वजह से काफी ज्यादा सोचने के बाद में उसके चेहरे के ऊपर एक इविल सी स्माइल आ जाती है। वो नीचे दूर देखकर अजीब तरह से हंस रहा होता है जैसे कोई साजिश उसके दिमाग में आ चुकी है। वो तुरंत ही खड़ा होते हुए बोलने लगता है, तो फिर ठीक है आगे प्रोसेस शुरू कर देते हैं, बताओ कब कर सकते हैं? लड़की भी खड़े होते हुए बोलती है, अभी शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद में दोबारा से प्रिंसेस का इलाज शुरू हो चुका है। अब ये इलाज कई दिनों तक चलने वाला है, हर रोज कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके इलाज किया जाता है और अब ये अपने इलाज एकदम एंड पहुंच चुके हैं। हम दोबारा से एंड्रयू को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, एकदम बॉडी सूख चुकी है। वो अभी अभी इस लड़की का इलाज से खत्म करता है और अभी इस समय एक किडनी स्टोन है जो कि अभी बाकी है। 15 स्टोन वो अब तक पूरी तरह खत्म कर चुका है, एक स्टोन बाकी है, उसके बाद में इस लड़की का पूरी तरह से इलाज हो जाएगा। और अब जब ये भी प्रोसेस के अंदर इतना आगे पहुंच चुके हैं तब एंड्रीलिना एंड्रयू को थैंक यू वगैरह से कुछ बोल रही होती है और उसके जवाब में एंड्रयू अपने सजेस्ट को सामने लेके आता है। वो उससे कहने लगता है, तो मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है और वैसे भी थैंक यू काफी नहीं है। एंड्रीलिना समझ जाती है पर कुछ होने वाला है। वो सवाल करती है, तुम्हारी बात का क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे कुछ और चाहते हो? एंड्रयू बोलता है, हाँ बिल्कुल मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। और प्रिंसेस घबरा जाती है, ऑब्वियस सी बात है वही देश की प्रिंसेस है, उससे कितना कुछ मांगा जा सकता है। एंड्रयू ने उसके लिए काफी कुछ किया है तो इसके बदले में अगर उसने कुछ मांगने की कोशिश की तो वो चीज कुछ ज्यादा बड़ी हो सकती है। फिर भी वो किस तरीके से एंड्रयू सवाल करती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और एंड्रयू के जवाब में एक ही चीज बोलता है, मुझे बस इतना चाहिए कि कभी भी तुम्हारे देश और मेरे देश के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये लाइफ टाइम तक संधि बनी रहे, हम आपस में कभी भी लड़ाई ना करें। एंड्रयू की ये मांग एंड्रयू के हिसाब से एकदम ठीक है, लेकिन एंड्रीलिना के हिसाब से वो एकदम अजीब सी मांग होती है क्योंकि अभी फिलहाल तो लड़ाई कोई माहौल ही नहीं है, आपस में दोनों देश एकदम संधि की तरह रह रहे हैं। और सी बात है दूसरे देश ने अपनी प्रिंसेस को जो कि वहां की क्वीन बनने वाली है उसको साथ वाले देश के अंदर भेज दिया, तो मतलब संधि बहुत शानदार तरीके से चल रही है, लड़ाई कभी भी नहीं होने वाली। फिर भी इस तरह की मांग की जा रही है। वो सोचने लगती है क्या मतलब हो सकता है और उसके जब में एंड्रयू केवल एक बात बोलता है, बस मेरे को यही चाहिए, तुम इतना दे दो, उतना ही मेरे लिए काफी होगा। और अब इसके जवाब में एंड्रीलिना खुद बहुत ही कमाल का बोलने वाली है। वो हल्की शर्मा जाती है और शर्माते हुए बोलने लगती है, असल में मैं तो तुम्हें कुछ और देना चाहती हूँ, असल में कोई है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद में एंड्रयू प्रूफ कर देता है कि कोई लड़की उससे क्यों बात नहीं करती थी। वो तुरंत ही घूमते हुए जाने लगता है और जाते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है,
मैं जल्दी तुम्हें डिस्चार्ज दे दूंगा, बस एक स्टोन बाकी है, उसके बाद में जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम उसका समझा सकती हो। और ये कहते हुए एंड्रयू उस जगह जा चुका है और एंड्रेलिना वो खुली आंखों से केवल एंड्रयू को देखती रह जाती है कि ये क्या बोल गया, इसको समझ भी नहीं आ रहा है कुछ भी, इतना अंधा कोई कैसे हो सकता है। वैसे इस समय मैं भी यही सेम से सोच रहा हूँ, ये बंदा सच में बहुत बीमार है, इसके बाप इसको राजा बनने से सही रोक रहा है, ये लायक तो नहीं है। और अब इसके बाद में एंड्रयू पहुंच जाता है अपने फादर से बात करने के लिए। असल में उसको पता चला है अब फादर के होश में आने का टाइम हो चुका है। इस समय बिलीवर भी जगह मौजूद है जो कि आखिरी बार अपने जादू का यूज करेगा और उसको यकीन है अब की बार जादू का यूज होने के बाद में किंग को होश आ जाने वाला है। बिलीवर जैसे भी जादू का यूज करता है तुरंत ही प्रोसेस वर्क कर जाती है। सच में किंग को होश आ चुका है और किंग होश में आने के साथ में कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत थका हुआ है, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। तो तुरंत ही एक पेन पेपर उस जगह पर लेके आता है, वो उसके ऊपर लिखने लगता है अपने पूरे मैसेज को। और एक कमाल का मैसेज उसने लिख दिया है। जब वो पूरा सब कुछ लिख देता है तो उसे एंड्रयू को दिखाता है। असल में इसके अंदर डेट पूछी गई है, तारीख, शादी की तारीख कब की तय करनी है बता दो। और अब इसी के साथ में एंड्रयू को दिमाग खराब हो जाता है कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। उसका फादर जो कि इतने लंबे टाइम से बेहोशी में था, होश में आने के साथ में इतनी बड़ी जानकारी अपने पास में कैसे ले सकता है, क्योंकि एंड्रयू ने ये प्लान जो कुछ भी उसने किया वो सब कुछ इसके बेहोश होने के बाद में किया था। इसको इस बारे पता होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब साफ है इसके फादर को पहले होश आ चुका था। उसको होश आने के बाद मुझसे सारी जानकारी ली और फिर दोबारा से नाटक किया होश में आने का। और वैसे भी ये जानकारी तो किसी भी छुपी भी नहीं है कि एंड्रयू और प्रिंसेस काफी लंबे टाइम से साथ में घूम रहे हैं। तो सबने ये चीज देखी है कि एंड्रयू और प्रिंसेस की शादी होने वाली है। सबको ये बात अच्छी तरह से पता है, तो किंग भी ये बात जानता है और इसी वजह से सवाल करने वाला है। और अब उनके सवालों को जवाब देना ये काफी ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। और यहाँ पर यह बात तो पूरी तरह से कंफर्म है, अगर एंड्रयू सच बोल देता है कि उसने लड़ाई को रोकने के लिए सब कुछ किया है तो ये सब कुछ बकवास होने वाली है, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। और अगर उसने गलती से ये बोल दिया कि उसको लड़की पसंद नहीं आई तो एंड्रयू की इतनी औकात नहीं है कि वो एक इतनी अच्छी लड़की को मना कर दे, क्योंकि वो खुद तो बीमार पड़ा है, पूरी बॉडी अंदर सड़ी पड़ी है, वो मरने वाला है। और इस तरह का बंदा जिस तरह की चीज मिलता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इतनी अच्छी प्रिंसेस मिल रही है उसको तो बिल्कुल मना नहीं करने वाला। तो आखिरी में उसके पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो तुरंत ही कह देता है असल में उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। यहीं पर एक फुल स्टॉप लग चुका है। लड़की तो रिजेक्ट कर सकती है, एंड्रयू के अंदर कुछ भी खास नहीं है, वो एकदम नॉर्मल सा बंदा है। और यहाँ पर कमाल की बात ये होती है किसी को इस बात पर शक भी नहीं होता, सबके सब तुरंत ही मान जाते हैं हाँ बिल्कुल उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। उसका फादर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि क्या किया तुमने, इतनी अच्छी लड़की तुम्हारे हाथ से निकल गई, क्या तुमने उसको मनाने की कोशिश नहीं की, तुम्हें उसके पैर पकड़ने चाहिए थे, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही। अब एंड्रयू कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं आ रही, मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ। फादर दोबारा से बोलता है तुम्हें दोबारा कोशिश करके देखनी चाहिए, क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड्रयू बोलता है हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं है। और इसी के साथ उसके फादर की तबीयत दोबारा से खराब हो जाती है, उसको दिल का दौरा पड़ चुका है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है मैं अब मरने वाला हूँ, जल्दी से किसी डॉक्टर को लेके आओ, इससे पहले कि मैं मर जाऊं मेरा इलाज करो। एंड्रयू का फादर इस समय बहुत ज्यादा शौक में है और सबके सब उसको संभालने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी एकदम से वो सबको एकदम साइड में कर देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो किंग अपना असली रूप दिखाने वाला है। वो एंड्रयू को चिल्लाना शुरू कर देता है कितनी घटिया हरकत की तुमने मेरा नाम पूरी मिट्टी में डुबो दिया है। एक प्रिंसेस जो कि हमारी सिटी के अंदर इतने लंबे टाइम तक थी, इसके बावजूद भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई, सबके सबको दिखाई दे रहा था कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब तुमने जरूर से कोई गड़बड़ की है, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने हमारी फैमिली का नाम डुबो दिया है। अगर तुम्हारे अंदर मेरे से आधी भी स्किल होती तो तुम जरूर से उस लड़की को सेट कर लेते। इतना टाइम काफी होता है किसी भी प्रिंसेस को अपने पैर में गिराने के लिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए, तुम नाकारा हो, तुम सच में किंग बनने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें जो किंग की पोस्ट नहीं देना चाहता था वो चीज एकदम सही थी, तुम सच में उसके लायक नहीं। ये सारी बातें वो लगातार क्यों बोलता ही जाता है। ये लेक्चर अगले आधे घंटे तक चलता है। पीछे की तरफ खड़े होकर कुछ मंत्री सब कुछ देख रहे होते हैं। एक मंत्री बोलने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है किंग को अभी भी होश आया है और वो इतने लंबे टाइम से बीमार थे। दूसरा बंदा बोलता है नहीं मुझे तो सब बिल्कुल नहीं लगता, मुझे से लगता है जितने टाइम से वो बेहोश थे उस टाइम तक सारी एनर्जी को अपने बॉडी में स्टोर कर रहे थे और वो सारी एनर्जी अब उन्होंने होश में आने के साथ में प्रिंस के ऊपर उमेड़ दी है। जरूर से प्रिंस को डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे इस समय तक एंड्रयू भी एकदम चिकना खड़ा हो चुका है, उसके ऊपर इन बातों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आधे घंटे तक खड़ा होकर वो आराम से इन सारी बातों को सुनता रहता है। और आखिर में जब किंग खुद थक चुका है वो एंड में चिल्लाकर कहता है चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मुझे दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, अब से सारा काम मैं खुद ही संभाल लूंगा, मैं जय किंग हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करना जानता हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ फाइनली ये लेक्चर खत्म होता है। प्रिंस को वहां जाने की परमिशन मिल चुकी है। वैसे हाँ आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, ये इस सीरीज का फाइनल एपिसोड नहीं है, अभी और भी काफी सारे एपिसोड आने वाले हैं। मैंने डिसाइड किया है मैं इस सीरीज को इसके एंड तक लेके जाऊंगा, जैसा कि द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर में हुआ था, उसका एंड तक हम पहुंचे थे, तो इस सीरीज के भी एंड तक पहुंचेंगे। नाउ अब नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।